नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अचानक से उत्तर प्रदेश से जो खबर आई है वो आश्चर्यजनक है। जिस इंसान पर गुंडागर्दी से लेकर अलग अलग क्रिमिनल चार्जेस लगे और 90 से ज्यादा मामले जिस इंसान पर चल रहे, ऐसे रामपुर के मुस्लिम बहुल इलाके के नेता आजम खान, इनको जमानत मिली है और पूरे 23 महीनों के बाद जमानत मिली है। आज तक क्यों नहीं मिली और आज ही क्यों मिली, इस पर मैंने अलग वीडियो बनाया है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं कि आजम खान की अगली राजनीति किस दिशा में जाएगी। आजम खान के सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं और आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बड़ा मुस्लिम नेता होता है वो जिसके साथ रहेगा उसका थोड़ा फायदा तो निकलता है। और इसीलिए तो मायावती हो, कांग्रेस हो या अखिलेश की समाजवादी पार्टी हो, ये तीनों सेक्युलर पार्टियां मुस्लिमों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और आजम खान ये आज की तारीख में पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, तगड़ा और प्रभावी मुस्लिम नेता बनकर उभरा है। और इसलिए आज अगर आजम खान बाहर निकलते हैं तो वो जाहिर है वो तो मुस्लिमों की राजनीति करेंगे, ना कि न्यूट्रल और सेक्युलर राजनीति करेंगे। लेकिन उनकी राजनीति जो मुस्लिमों की राजनीति है उसका फायदा कौन उठाना चाहेगा और उसके लिए कितनी कीमत लगाएगा। तो इसलिए आजम खान बाहर निकलते ही उन्होंने कुछ बोला नहीं है। लेकिन आजम खान ने खुलेआम अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पब्लिकली नाराजगी डिक्लेयर की है। 2 सालों से ये जेल में सड़ रहे थे, बार बार कोशिश करके भी उनको जमानत तक नहीं मिल रही थी। तो उनको जमानत मिले इसलिए पॉलिटिकली या लीगली अगर पार्टी ने कुछ किया नहीं और करना छोड़ो, जो तुम्हारा इतना बड़ा नेता लगातार मुलायम के समय से लेकर आज तक, यानी अखिलेश तक सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री रहा, वो जेल में सड़ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता या मुलायम यादव के परिवार का कोई बड़ा नेता आजम खान को जेल में मिलने नहीं गया। उनके अखिलेश, खुद अखिलेश या अखिलेश के भाई धर्मेंद्र वगैरह है कोई, उनके चाचा शिवपाल यादव या राम गोपाल यादव जो उनके चचेरे चाचा है, राज्यसभा में है, उनमें से कोई भी आजम खान को मिलने तक नहीं गया। कहीं दिलासा देने के लिए ठीक है हम कुछ कर रहे हैं, आपको जेल से बाहर लाने के लिए कुछ कर रहे हैं, ये ना दिखाया। और दूसरी बात ये है कि जो जो मामले थे वो उठाकर योगी सरकार ने आजम खान को सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया, एक के पीछे एक 90 से ज्यादा मामले कोर्ट में दर्ज है। किसी की सुनवाई चल रही है, किसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और साथ साथ मर्डर से लेकर अलग अलग चार्जेस उन पर है। लोगों की जमीन लूटना, कब्जा करना, प्रॉपर्टी लूटना, अवैध निर्माण करना, बहुत सारे आरोप है। लेकिन ऐसे जो मामले होते हैं वो सेटल भी किए जाते हैं। सरकार किसकी भी हो वो सेटल की जाती है। आपने महाराष्ट्र में देखा कि आरोप तो अजीत दादा पर भी थे, लेकिन अजीत दादा को बीजेपी के साथ सरकार में आज उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके बेटे पर ईडी के छापे हुए थे, फिर भी वो आज के बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री तक है। तो सेटलमेंट होती है, सरकार किसी भी पार्टी की हो। तो आजम खान को गुस्सा आना लाजमी है कि सरकार भले बीजेपी की है
लेकिन अखिलेश का भी दबदबा है, पार्टी के अध्यक्ष है, 35 से ज्यादा उनके एमपी है। तो आपने मेरे लिए जमानत के लिए भी कुछ नहीं किया, ना अच्छा कोई वकील खड़ा किया, ना सरकार से कुछ सौदेबाजी की। तो आजम खान गुस्से में होना लाजमी है, लेकिन वो बाहर आने के बाद क्या करेंगे इस पर अब जो चर्चा शुरू हो गई है, उसमें एक बात है कि शायद आजम खान अखिलेश को सबक सिखाने के लिए मायावती के साथ जा सकते हैं। अब मायावती के साथ क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले या 2014 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चमत्कार करके 80 में से 70 से ज्यादा सीट जीतने से पहले बिहार की राजनीति मानो दो पार्टियों में बढ़ गई थी। एक जगह थी मायावती बहुजन समाज पार्टी, और दूसरे जगह मुलायम या अखिलेश यादव जिनकी समाजवादी पार्टी। तो सपा बसपा में उत्तर प्रदेश की राजनीति बढ़ गई थी, और उसके साथ खेल रहे थे मुस्लिम वोटर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2007 में अकेले चुनाव लड़ते हुए मायावती ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी लाई थी और खुद मुख्यमंत्री बनी थी। 5 साल बाद मुलायम सिंह और अखिलेश ने पूरी ताकत झोंक दी, और बाप बेटे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसे घुमाई कि मायावती, जो अपने बलबूते पर 200 से ज्यादा एमएलए रखती थी, उनकी एमएलए की संख्या कुछ 70-80 हो गई, और समाजवादी पार्टी 212 वगैरह तक पहुंच गई, और मुलायम ने अपने बेटे को सीधा मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया था। लेकिन 2012 के चुनाव का एक परिणाम बहुत गंभीर था, जिसका परिणाम आगे चलकर 2014, 2019, 2000 यानी लोकसभा विधानसभा ऐसे 4 चुनाव पर हो गया। उसका मूल जो था, उसकी जड़ जो थी, वो 2012 के चुनाव में थी। 2012 में जो विधानसभा चुनी गई उत्तर प्रदेश की, उसमें 403 में 68 एमएलए मुस्लिम थे, जब उत्तराखंड भी बना नहीं था, और पूरा उत्तर प्रदेश 85 लोकसभा सीट चुनकर लाता था। तो विधानसभा की सीटें 425 होती थी। उस वक्त भी कभी भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 68 मुस्लिम एमएलए नहीं थे, जो 2012 में थे। और शायद इसका प्रभाव हिंदू जनमानस पर और वोटर पर इतना बड़ा था कि 2014 की लोकसभा में उत्तर प्रदेश के 80 में से एक भी एमपी मुस्लिम चुना नहीं गया। मायावती हो या अखिलेश की समाजवादी पार्टी हो, दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने भर भर कर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे। तीनों पार्टियों ने मिलकर शायद 50, 60, 70 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे 2014 में। लेकिन उसमें से एक भी किसी भी पार्टी का मुस्लिम एमपी चुनकर नहीं आया। मायावती की तो एक भी सीट लोकसभा में 2014 जीत नहीं पाई, मुस्लिम हो या बिगर मुस्लिम। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी के 5 एमपी चुनकर आए 2014 में, लेकिन यादव परिवार से छोड़कर दूसरा कोई भी समाजवादी पार्टी से एमपी नहीं बना, तो मुस्लिम कहां से चुनकर आता? और कांग्रेस की बात छोड़ दो, कांग्रेस में भी मां और बेटा छोड़कर बाकी कोई चुनकर नहीं आया। तो मुलायम के 5 और कांग्रेस के 2, इतने ही विपक्ष के एमपी 2014 में चुनकर आए, और उसमें कोई मुस्लिम नहीं था, और बीजेपी में तो एमपी मुस्लिम होता ही नहीं, यानी था ही नहीं, उम्मीदवार था नहीं। तो इसका जो प्रभाव है वो अगर हमें समझना है, तो मुस्लिम वोटर जो 20, 22, 24% कुछ है उत्तर प्रदेश में, वो हर सेक्युलर पार्टी के साथ खेल करते हैं। और इसलिए जो भी कोई उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली मुस्लिम नेता होता है,
वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा विधानसभा चुनाव पर अपना प्रभाव डाल देता है, इन्फ्लुएंस करता है। और इसलिए मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, कुछ शायद 98 की बात है, 98 99, ये दो लोकसभा चुनाव थे और रामपुर जो आजम खान का गढ़ माना जाता है, मुस्लिम बहुल है, वो एक रामपुर की जो रियासत थी, वहां के नवाब की महिला, नवाब की पत्नी या विधवा पत्नी कोई है, उनको भी हराकर आजम खान ने एक समाजवादी उम्मीदवार चुनकर लाई थी। वो फिल्म अभिनेत्री, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, अमर अमर सिंह की दोस्त थी, उनको चुनकर लाया था और 2 बार लाया था। मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम उम्मीदवार को हराकर आजम खान के गढ़ में एक हिंदू उम्मीदवार लोकसभा पर चुनकर आया था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आजम खान और मुस्लिम वोटर उत्तर प्रदेश की राजनीति को कितना प्रभावित कर सकते हैं, ये आपके समझ में आ जाए। अगर ये समझ में आ जाए तो आज 23 महीने बाद आजम खान जो कुछ जेल से निकले हैं, मुझे मालूम नहीं कौन सा जेल था, लेकिन अगर उनको जमानत मिली है और बाहर निकले हैं तो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति जरूर प्रभावित करेंगे। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर भारत की भी राजनीति प्रभावित कर सकते हैं आजम खान। और उत्तर भारत की उसका मतलब ये है कि हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा हो, बिहार हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, ये जो पूरा उत्तर भारत जिसको काऊ बेल्ट बोला जाता है, उसमें अगर नाम लेने जैसा कोई तगड़ा प्रभावशाली मुस्लिम नेता आज है, बचा है या जिंदा है, तो वो आजम खान है। और इसलिए आजम खान की जो खबरें शुरू हो गई कि आजम खान अखिलेश से गुस्सा हो गए और मायावती के साथ चले जाएंगे, मायावती ने उस पर अभी कुछ प्रतिक्रिया दी नहीं है और आजम खान ने भी खुले आम ऐसा कुछ बोला नहीं है, ये सब सूत्रों से खबरें आ रही है। तो कल जेल से जो छूटा है उस पर यह लॉटरी लगाने की कोशिश, जुआ खेला जा रहा है। लेकिन आजम खान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हाँ, एक बात है, उन्होंने बातें करते करते बातों बातों में अखिलेश से वो कितने नाराज है उसकी आइडिया खुली कर दी। वो खुश नहीं है, जेल में रहते हुए उनके साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश ने जो बर्ताव किया है उससे आजम खान खुश नहीं है, यह सच्ची बात है। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी एक दिन में किसी का प्रभाव बनता नहीं, और इतनी बुरी हालत उनके ही गढ़ में योगी आदित्यनाथ ने कर दी है कि उनकी जो संस्थाएं थी, एजुकेशन सोसाइटी थी या और कोई था, महल थे, प्रॉपर्टीज थी, वो जब्त की गई है, बुलडोजर चलाया गया है, उनकी संपत्ति और प्रतिष्ठा दोनों योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला दिए। उस जो मलबा है उस पे हटाकर आजम खान को अपने पैरों पर खड़ा रहना जरूरी है, तब जाके वो प्रभावी हो सकते हैं। उनके जो साथी थे उसको हम टोला बोल सकते हैं, जो लैंड माफिया वगैरह वगैरह उनके नाम पर बोला जाता है, वो जो सब टोला था वो भी योगी सरकार ने मानो मिट्टी में मिला दिया है। लड़ने के लिए, हिंसा करने के लिए भी जरूरत लोगों की होती है, गुंडों की होती है। वो गुंड मवाली आज उतने ताकतवर नहीं रहे जिनके आधार पर आजम खान ने अपना प्रभाव निर्माण किया था। तो इसलिए कल जेल से छूटे और आज बड़े नेता हो गए, ऐसी बात नहीं हो सकती। उनको सबसे पहले अपनी प्रतिष्ठा, अपना रुतबा वापस लाना पड़ेगा। उसके लिए जो कुछ संपत्ति खराब हुई है, हाथ से निकल गई है, उस पर फिर से कब्जा करना पड़ेगा, पैसा लाना खड़ा करना पड़ेगा,
लोग इकट्ठा करने पड़ेंगे, और जो लोग आप आजम खान के साथ आएंगे उनको इतना भरोसा होना चाहिए कि भाई हम बॉस के लिए कुछ करेंगे तो पुलिस और कानून हमारे पीछे पड़ न जाए। जैसी दहशत कानून की और सरकार की योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी है, एस्टेब्लिश कर दिए, उसमें आजम खान को फिर से उस ताकत में खड़े रहना मुश्किल है। और इसलिए उनका सबसे पहली प्रायोरिटी, प्राथमिकता अपने परिवार को इकट्ठा करना, अपने साथियों को जोड़ना। प्रभाव बाद में हो सकता है, पहले सांस लेने के लिए सुविधा होनी चाहिए। और इसलिए आज ही मायावती के साथ जाएंगे ऐसी बात नहीं है, ना कांग्रेस में जाने की पॉसिबिलिटी मुझे लगती। हाँ, एक बात है, बीजेपी की कठपुतली बनकर बीजेपी को जो चाहिए इस ढंग से अगर राजनीति बीजेपी के खिलाफ हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ क्या क्या पैतरेबाजी करनी है आजम खां को, ये बीजेपी ही तय करेगी, जिसका फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को मिले। ऐसा सौदा भी किया जा सकता है, शायद हुआ भी है, और इसीलिए उनको जमानत मिली हो। और इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि वो बीजेपी की बी टीम मानी जाती है, वो MIM यानी असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी में चले जा सकते हैं। जो ओवैसी अखिलेश यादव हो या लालू यादव हो, उनसे मुस्लिम वोटर छीनना चाहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा मोहरा आजम खान बन सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि शायद शायद ये मिली भगत है बीजेपी आजम खान की और शायद ओवैसी की, कि भाई हम तुम्हारे पास ये बड़ा तगड़ा सरदार भेज रहे, उसको इस्तेमाल करो, और वहां लालू और यहां अखिलेश को लूला लंगड़ा कर दो। ये सौदा बीजेपी ने शायद आजम खान से किया होगा। तो राजनीति कहां से कहां जा सकती है उत्तर प्रदेश और साथ साथ बिहार की और उत्तर भारत की, ये सोचने के लिए ही ये मुद्दा आपके सामने पेश किया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।